हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। जैसे कि आपको पता है कि अतुल्य इनिशिएटिव चलाया गया है सिविल स्टेप के द्वारा, जिसमें आपको यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग कराई जा रही है। मैं अजय सिंह आपके साथ इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कस कर रहा हूं और आज हम डिस्कस करेंगे इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। आज जो हमारी थीम्स है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है I2U2 IMEC कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल ट्रेड, इंडियाज डिजिटल एंड एआई डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल ट्रेड, ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यू मिलीलैटरलिज्म। ठीक है, जो एक आपने आजकल देखा होगा न्यू ऑर्गेनाइजेशंस बन के आ रहे हैं, जैसे कि क्वाड हो गया, है ना, आपका I2U2 हो गया, है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस तरीके से ये जो जियोपॉलिटिक्स है उसको चेंज कर रही है आज के टाइम में। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ I2U2 ग्रुपिंग एंड द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इन शेपिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। तो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस पूछी गई है आपसे I2U2 ग्रुपिंग की, और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है इसकी सिग्निफिकेंस पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक्सप्लेन करोगे कि भाई ये है क्या, है ना। I2U2 में कौन कौन सी कंट्री आती है, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए। IMEC क्या है ना, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, और इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि in a world marked by geopolitical realignment and supply chain disruption, new mini-lateral platforms like I2U2 and mega connectivity initiative like IMEC are reshaping global diplomacy. Both initiative align with India's goal of strategic autonomy, economic integration and multipolar global order. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो इनकी सिग्निफिकेंस हमारे को बतानी है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ I2U2 है क्या, देखो इशू बेस्ड मिनीलैटरलिज्म है ये। ठीक है, बेसिकली यहां पे क्या है कि इशू बेस्ड बातें होंगी। बाकी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे 50 तरीके की बातें होती हैं बट कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आता है। तो ये जो आपकी बॉडीज है ये है इशू बेस्ड बॉडीज, जैसे फूड सिक्योरिटी की बात करता है, एनर्जी कॉर्पोरेशन की, वाटर टेक्नोलॉजी की एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन सब की बातें ये करता है। ठीक है, ये प्रमोट करता है इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की। ठीक है, ये सारी यहां पे बातें होती हैं। सेकंड आप इसमें लिख सकते हो वेस्ट एशिया स्ट्रेटेजिक ब्रिज। ठीक है, स्ट्रेंथन इंडिया टाइज विद यूएई एंड इजराइल, है ना, बैलेंसिंग एंगेजमेंट इन द मिडल ईस्ट। दूसरी चीज किस तरीके से ये इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है कि ये इंडिया को हेल्प करता है कि जहां एक अरब कंट्री यूएई के साथ भी ये बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, साथ में दूसरी जो इजराइल है ना, उसके साथ भी ये बैलेंस बना रहा है। तो मिडल ईस्ट में जो हमारे रिलेशंस है, चाहे वो अरब कंट्रीज के साथ हो चाहे इजराइल के साथ हो, सभी के साथ अच्छे रहें। ठीक है, ये इंश्योर करती है ये ग्रुपिंग्स। ठीक है, तीसरा है कि यूएस एंगेजमेंट विदाउट सिक्योरिटी अलायंस। देखो यूएस जो है ना वो एक मेन रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नेटो। ठीक है, नेटो का आर्टिकल 5 ये बोलता है कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी कंट्री पे अगर अटैक किया गया तो सब पे अटैक किया जाएगा, है ना। तो अब काइंड ऑफ अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई पार्ट बनता है तो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खो देता है। बट देखो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो अगर इंडिया इसका पार्ट बनता है तो इंडिया अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको नहीं गवाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो आप लिख सकते हो। अब देखो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है IMEC का, ये तो हमने देख लिया, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ I2U2। सेकंड सिग्निफिकेंस जो है IMEC का क्या सिग्निफिकेंस है, देखो ये सबसे पहला तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, मतलब वर्ल्ड को एक ऑल्टरनेटिव मिल गया कि भाई अगर आपने चाइना का जो ये प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में नहीं फंसना है तो आप IMEC से जुड़िए। ठीक है, और यहां पे आपकी कंट्री की अच्छी डेवलपमेंट होगी और आपको किसी डेट ट्रैप में भी नहीं फंसाया जाएगा। एक तो ये चीज है। सेकंड देखो आप क्या लिख सकते हो इसमें, बूस्ट टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइनीज कंट्रोल चोक पॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि जो आपका स्ट्रेट ऑफ मलाक्का हो गया, देखो ऐसे डायरेक्टली तो इसको चाइना कंट्रोल नहीं करता है बट जो साथ वाली कंट्रीज है वहां पे उन्होंने कुछ पोर्ट्स की एक्सेस ली हुई है ना। तो उस चक्कर में क्या हो सकता है कि भाई इन पॉइंट्स को चाइना के द्वारा कभी भी कंट्रोल किया जा सकता है ना, स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स है और यहां से बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रेड भी पास करता है। तो अगर ये पॉइंट चोक होते हैं तो इंडिया को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए अब क्या होगा कि एक ऑल्टरनेटिव वे हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, चलो इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी गेन्स। देखो अगर हम यहां से इस ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट में जुड़ते हैं तो देखो एक तो हमारे को जो जिन कंट्रीज के थ्रू ये पास हो रहा है,
उन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस भी अच्छे होंगे। और दूसरी चीज है कि भाई फास्टर, सिक्योर एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन रहेगी। जैसे कि हमारे को ऑयल की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। अगर मान लो कहीं पे चाइना ने हमारे को ब्लॉक कर दिया, उस टाइम पे भी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट आप लिख सकते हो, जियोपॉलिटिकल लिवरेज एंड हेंस इंडियाज प्रोफाइल एज कनेक्टर बिटवीन एशिया, मिडल ईस्ट एंड यूरोप। ठीक है, तो इंडिया की प्रोफाइल को भी इंक्रीज करेगा भाई ये, कि भाई इंडिया एक कनेक्टर की तरह कनेक्टर की तरह है जो एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। इसमें आपने दोनों की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन हाउ न्यू मिनीलैटरल ग्रुपिंग्स लाइक I2U2 रिफ्लेक्ट चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड इंडियाज रोल इन देम। ठीक है, यहां पे ये पूछ रहा है कि जो नई मिनी लैटरल ग्रुपिंग्स बन रही है ना, जैसे कि I2U2, वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को और इंडिया का उसमें क्या रोल है। ठीक है, अब देखो इसको आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, इमर्जेंस ऑफ मिनी लैटरल ग्रुपिंग सच एज I2U2, है ना, represent a shift from global governance from traditional multilateralism to flexible interest based coalition। देखो पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, यूनाइटेड नेशंस हो गई, WHO हो गई, WTO हो गई, अभी रिसेंटली देखा गया कि जो वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जैसे कि इजराइल हमास वॉर हो गया, आपका रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, कोविड आया, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गई इन पूरी प्रॉब्लम्स को टैकल करने में, है ना। तो अब जो वर्ल्ड में एक नया चेंज आया है, वो आया है कि अब एक नई मिनी लैटरल ग्रुपिंग्स पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जो कि पर्टिकुलर इशू के बारे में बात करें, जैसे कि क्वाड हो गया। क्वाड जो है वो आपका बात करता है पर्टिकुलर पैसिफिक, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके बारे में। जैसे I2U2 है, ये एक पर्टिकुलर केस के बारे में बात करेगा। ठीक है, जैसे फूड सिक्योरिटी है ना, एनर्जी सिक्योरिटी, इनके बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो दुनिया इस तरफ को अब चेंज हो रही है। ये पूछा गया है आपसे कि इनका रोल क्या है ना, किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है चेंजिंग वर्ल्ड जो ऑर्डर है उसको, और इंडिया का इसमें रोल क्या है। अब देखो यहाँ पे हाउ I2U2 रिफ्लेक्ट्स चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स। पहली चीज तो कि भाई जो ये मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स थी पहले, जैसे कि UN, WTO, ये अपना रोल प्रॉपरली फुलफिल कर नहीं पा रही है। इसी वैक्यूम को फिल करने के लिए कौन आगे आ रहा है, इस तरह की ग्रुपिंग्स आगे आ रही है। सेकंड देखो, राइज ऑफ मिडल पावर। I2U2 रिफ्लेक्ट रीजनल एक्टर्स, जो रीजनल एक्टर्स जैसे इंडिया है, UAE है, इसराइल है, इनको ये क्या कर रहा है कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये नए जो लीडर्स है, रीजनल एक्टर्स इवॉल्व होके आ रहे हैं। ठीक है, ये एक चीज बता रहा है। शिफ्ट टू इशू बेस्ड कोएलिशंस। तो अब जितने भी कोएलिशंस हो रहे हैं वो किस तरीके से होंगे, इशू बेस्ड होंगे। ठीक है, जैसे कि जो I2U2 है वो फूड सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीजों पे फोकस करता है, ना कि 50 तरीके की अलग अलग बातें करते हैं और हुआ कुछ नहीं। ठीक है, इस तरीके का कुछ नहीं होगा यहाँ पे इशू बेस्ड बातें की जाएंगी। अगला देखो, US स्ट्रेटेजी ऑफ पार्टनर एम्पावरमेंट। अब यहां पे क्या करता है कि यूएस ने क्या किया हुआ है कि पर्टिकुलर रीजन में अपने पर्टिकुलर पार्टनर्स ढूंढे हुए हैं। जैसे वेस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में वो इंडिया को एज अ पार्टनर देखता है, मिडल ईस्ट में वो इजराइल को एज अ पार्टनर देखता है। ठीक है, तो यहां पे ये भी इससे पता चलता है कि जो यूएस की जो स्ट्रेटेजी है पार्टनर एम्पावरमेंट की है पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, अब इंडिया का रोल इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले ये ब्रिज करेगा गैप। ठीक है, जो साउथ एशिया, वेस्ट और इंडो पैसिफिक को कनेक्ट करने वाला रोल प्ले करेगा इंडिया। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी। ठीक है, देखो ज्योग्राफी इंडिया की बहुत ज्यादा बढ़िया है ना, पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, इंडियन ओशन के बीचों बीच ये आता है। ठीक है, तो इस पूरी जो ये ज्योग्राफी है इसको प्रॉपर लेवरेज इसका लिया जाएगा, है ना, इसका एडवांटेज लिया जाएगा और यहाँ पे ब्रिज किया जाएगा साउथ एशिया, वेस्ट एशिया एंड इंडो पैसिफिक को। इसके बाद है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन्ड। इसका मतलब है कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लेके हम किसी मिलिट्री ब्लॉक में एंटर नहीं कर रहे हैं। जैसे नेटो है, नेटो में क्या है, एक कंट्री पे अटैक सब पे अटैक माना जाएगा, है ना, उस तरीके का ये ब्लॉक नहीं है। इसी वजह से हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो भी मेंटेन रहती है, उसको भी कोई यहाँ पे नुकसान नहीं। ठीक है, इसके बाद है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन। यहां पे अगर इसमें हम जुड़ेंगे तो इजराइल टेक के लिए हमारे को एक्सेस मिलेगा, गल्फ के साथ हम अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, अमेरिकन इनोवेशन से हमारे को फायदे हो सकते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स में, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसमें हमारे को इनसे फायदे हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज
फॉर इंडिया इन लेवरेजिंग आईमैक टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज विद मिडल ईस्ट एंड यूरोप। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या बोला गया है, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज बोली गई है आईमैक की। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो? सबसे पहले तो आपको आईमैक की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी कि है क्या। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, G20 समिट जब हुई थी तब लॉन्च किया गया था, और यहां पे कनेक्ट करने की बात हो रही है इंडिया को यूरोप से, है ना, वाया कौन कौन सी जगह, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, इनके थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स बनाए जाएंगे, डिजिटल लिंक्स के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इसमें इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है? देखो, इंडिया के लिए सबसे पहला तो यह है कि जो ट्रेड रूट है इंडिया का वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। ठीक है, अभी जो चाइना है उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया है ना, और इसके तहत धीरे धीरे ना अब ये मेन प्राइमरी रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएगा वर्ल्ड में एनर्जी फ्लो के लिए, है ना, अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना होगा उसके लिए, तो इंडिया को यहां से प्रॉब्लम हो सकती है। अब इंडिया अगर आईमैक में पार्ट लेता है तो इंडिया को उससे क्या फायदा होगा कि सबसे पहले तो ट्रेड रूट डाइवर्सिफाई होंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे चोक पॉइंट्स हैं जैसे कि मलक्का स्टेट हो गया जहां से बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रेड पास होता है, तो उन चोक पॉइंट से भी इंडिया को थोड़ी मतलब राहत मिलेगी, एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया रास्ता मिल जाएगा इंडिया के लिए। सेकंड चीज है स्ट्रेटेजिक लिवरेज इन वेस्ट एशिया, स्ट्रेंथन इट्स टाइज विद यूएसए, यूएई, है ना, सऊदी अरेबिया एंड इजराइल। तो देखो यहां से इसमें फायदा ये होगा कि हमारा यूएई, सऊदी अरेबिया, बिकॉज यहां से भी ये प्रोजेक्ट्स पास होंगे, इनके साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे बनेंगे। ठीक है, इसके बाद डीपनिंग टाइज विद यूरोप, ऑब्वियसली यूरोप इसका मेंबर है, इस जो ये प्रोजेक्ट है, अब इनके साथ अगर यूरोप इसका मेंबर है तो इसके साथ भी हमारी एंगेजमेंट्स बढ़ेंगी, उसमें हमारे को फायदा होगा। प्रमोशन ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक फर्म, तो इंडिया की जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, है ना, उनको भी फायदा होगा, बिकॉज यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनेंगे जिसमें कि इंडियन कंपनीज भी बिड कर सकती हैं और वहां से उनको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ये यहाँ पे फायदा हो सकता है एक। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री विद I2U2 एंड सागर विजन। ठीक है, तो जो I2U2 का विजन है और सागर विजन है, सागर की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इंडिया का विजन है इंडियन ओशन में जो कंट्रीज हैं, इंडियन ओशन से बेसिकली रिलेटेड विजन है, तो इसके साथ भी ये कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला चैलेंज क्या है कि भाई जो ये एरिया है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, जैसे कि आपका इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, ईरान यूएस के बीच में टेंशंस है, प्लस आपका अभी ईरान और इजराइल के बीच में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो उस वजह से जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में डिले देखने को आपको मिल सकता है। सेकंड चीज है फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, है ना, कैपिटल कहाँ है, पैसा कहाँ से आएगा इतना ज्यादा, वो एक प्रॉब्लम है ना। competing interests, ठीक है, बैलेंसिंग ईरान एक्सक्लूजन एंड चाइनाज रिएक्शन टू द अल्टरनेटिव कॉरिडोर में कॉम्प्लिकेट डिप्लोमेसी। यहां पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो ईरान को इस जो पूरे प्रोजेक्ट है उससे एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है, और ईरान में हमारे स्टेक्स हैं, हम छाबार पोर्ट वहां पे बना रहे हैं, प्लस चाइना का रिएक्शन क्या रहेगा, उससे भी यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है डिप्लोमेसी में। क्यों? क्योंकि देखो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एकदम विरुद्ध ये खड़ा होके आ गया है ना, अब चाइना को भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो उससे वो भी एक चैलेंज है हमारे लिए कि उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, है ना। इंप्लीमेंटेशन हर्डल्स, यहाँ पे लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड एंड डिपेंडेंस ऑन मल्टीनेशन पॉलिटिकल विल। अब बहुत सारे कंट्रीज के थ्रू ये जाएगा, कोई कंट्री इसको फास्ट इंप्लीमेंट करेगी प्रोजेक्ट को, कई डिले करेगी, है ना। तो अब देखो सबको साथ में एक साथ लाना बहुत मुश्किल है, तो ये थोड़ी बहुत बॉटलनेक्स जो है हमारे को यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी थीम है वो है इंडियाज डिजिटल एआई डिप्लोमेसी, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है हाउ India shaping the global discourse on AI regulation and what are the implication of its approach to global governance, ठीक है। देखो यहां पे आपको एक बात समझने की जरूरत है ना कि जो AI है ना उसका ना वर्ल्ड में बहुत बड़ा रोल होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है, अब होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, हर चीज में आपका AI बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हाउ
इज इंडिया शेपिंग द ग्लोबल डिस्कोर्स ऑन एआई रेगुलेशन। ठीक है, तो इंडिया किस हिसाब से चेंज कर रहा है जो एआई रेगुलेशन का डिस्कोर्स है उसको ग्लोबली, है ना, एंड व्हाट आर इम्प्लीकेशन ऑफ इट्स अप्रोच फॉर ग्लोबल गवर्नेंस। तो ये जो इम्प्लीकेशन, इसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यही बताओगे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो रिशेप कर रहा है इकोनॉमीज को, सोसाइटीज को, ग्लोबल सिक्योरिटी को। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वही ये ज्यादा मॉडल्स इन्होंने डेवलप किए। जैसे चैट जीपीटी आप ले लो, किसका है? यूएसए का है। तो अब ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, ये चाहती है कि इनकी मोनोपोली रहे इसमें, बट इंडिया क्या चाहता है कि सबके लिए इक्वली अवेलेबल हो एआई और सबकी डेवलपमेंट हो, मतलब सबका साथ हो, सबका विकास हो। ठीक है, तो इंडिया इस पॉइंट पे आके खड़ा होता है। ठीक है, अब देखो, एडवोकेटिंग द इंक्लूजन, इंक्लूसिव, एथिकल एंड इक्विटेबल एआई गवर्नेंस, इसकी बात इंडिया करता है। ठीक है, तो अब देखो इंडिया की अप्रोच क्या है टू एआई रेगुलेशंस। एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई। इंडिया बोलता है कि भाई जो एआई होना चाहिए वो एक तो एथिकल होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए एआई। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एआई के बहुत ज्यादा नुकसान भी है। अभी मैंने आपको इन्हीं सीरीज में बताया है कि भाई इंडिया में बहुत ज्यादा साइबर अटैक्स हुए हैं और उसमें से 80% जो अटैक्स हो रहे हैं आपके किसकी वजह से हो रहे हैं? एआई की हेल्प से हो रहे हैं। तो अब इसका जो है रिस्पॉन्सिबल यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसके बाद सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल। देखो इंडिया ने ना पूरी दुनिया को दिखाया है ना, कि भाई किस तरीके से बहुत अच्छे से आप डिजिटली पूरी कंट्री में कुछ चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि आधार हमने इंप्लीमेंट किया, यूपीआई, कोविन, ये सारी चीजें हमने इंप्लीमेंट करी और अब हम चाह रहे हैं कि भाई इन चीजों का फायदा ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, इनको भी मिले। तो सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो। थर्ड है ग्लोबल एआई पार्टनरशिप एंड G20 लीडरशिप। देखो अब G20 जब प्रेसिडेंसी हुई ना, वहां पे इंडिया ने बात करी एआई रेगुलेशन, डाटा गवर्नेंस एंड डिजिटल इंक्लूजन की, है ना, और ग्लोबल साउथ का जो कंसर्न था, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका कंसर्न था, उनको दुनिया के सामने लाने का यहां पे काम किया। अगला है कि इंडिया को पता है कि भाई जो वर्ल्ड है उसमें एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इसीलिए इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एआई, है ना, इंडिया एआई, जो एक पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है फोकसिंग ऑन स्टार्टअप, डाटा अवेलेबिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इंडिया अब इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो इंडिया कदम से कदम मिला के चलना चाहता है बाकी जितनी ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनके साथ। ठीक है, चलो एटलीस्ट आपकी एआई जो रेस चली है अभी दुनिया में उससे रिलेटेड। अब इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी वर्ल्ड में? देखो जो हमारा स्टैंड है उसकी इंप्लीकेशन वर्ल्ड में क्या होगी? फर्स्ट चीज होगी कि भाई डेमोक्रेटाइजेशन होगी यहाँ पे एआई नॉर्म्स की। इंडिया क्या चाह रहा है कि भाई वेस्टर्न जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनकी मोनोपोली यहां पे ना आए, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, यहां पे सबको इक्वल फायदा हो किसका? एआई इकोसिस्टम का। सेकंड चीज, इंडिया ब्रिज की तरह एक्ट करेगा नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, इंडिया एक्ट एज अ नॉर्म entrepreneur balancing innovation and ethics while enabling participation of developing nation in global tech governance। अगला है मॉडल फॉर डिजिटल सॉवरेनिटी। ठीक है, इंडिया डीपीआई बेस्ड एआई गवर्नेंस प्रमोट्स नेशनल ऑटोनॉमी विदाउट आइसोलेशन, कॉन्ट्रास्टिंग विथ चाइनाज सर्वेलेंस मॉडल। ठीक है, चाइना क्या करता है ना, जैसे कि मान लो आपने देखा होगा फोन्स है जो चाइना के, है ना, जो वो बना रहे हैं, जैसे हुआवी पे बहुत टाइम पहले कुछ टाइम पहले ये वो लगे थे, चार्जेस लगे थे कि भाई ये जो यहाँ का डाटा है इसको किसको भेज रहा है? चाइनीज गवर्नमेंट को भेज रहा है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, बट इंडिया जो है इस तरह की चीजें नहीं करता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू योर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, डिस्कस इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स एंड देयर पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पे क्या पूछा गया है कि इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स पूछे गए हैं और उसका पोटेंशियल इंपैक्ट पूछा गया है आपका डेवलपिंग कंट्रीज की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का है, जिसमें आपके आधार आते हैं, जिसमें डिजिटल आइडेंटिटी की बात होती है, यूपीआई में डिजिटल पेमेंट की बात होती है, कोविन जो वैक्सीनेशन मैनेजमेंट है इसमें वैक्सीनेशन मैनेजमेंट की बात होती है। ठीक है, हैज बिकम मॉडल फॉर इंक्लूसिव डिजिटल गवर्नेंस। इंडिया ने इन फील्ड में बहुत अच्छा करा है और अब इंडिया इन
चीजों को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को, तो यहां पे हमको देखना है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उन कंट्रीज पे। ठीक है, सबसे पहले देखो यहां पे देखो आप, इंडियाज डीपीआई एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स है क्या, ये इनिशिएटिव्स पहले इनको देख लेते हैं। इंडिया स्टैक डिप्लोमेसी, इसमें देखो क्या है, platforms like modular open source identity platforms are being adopted by countries such as Philippines, Ethiopia, Morocco, श्रीलंका। ठीक है, अब ये जो मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं, इंडिया के जो ये मॉडल्स हैं वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं फिलीपींस, मोरक्को और श्रीलंका, इथियोपिया ऐसी कंट्रीज में। पर सबसे पहले ये बात ये है क्या चीज, ओपन सोर्स है ना, मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, ये है क्या, देखो ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है दैट हेल्प्स कंट्रीज क्रिएट सिक्योर फ्लेक्सिबल डिजिटल आईडी फॉर इट देयर सिटीजन। जैसे आधार है ना, उस तरीके का ये सिस्टम है जिसमें जो डाटा है वो उन्हीं पर्टिकुलर कंट्री के पास रहेगा, ऐसे नहीं है कि उनके सिटीजन्स का डाटा हमने ले लिया। ठीक है, तो हम ये इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, ओपन सोर्स है भाई, आप खुद से बिल्ड कर सकते हो है ना, और डाटा जो है आप अपने पास रख सकते हो अपने सिटीजन्स का, और उनको क्या कर सकते हो, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, जैसे हमारी यहाँ पे पेमेंट्स होती हैं, मनरेगा की पेमेंट्स डायरेक्टली अकाउंट में होती है, जनधन अकाउंट्स में होती है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो जो कि आधार लिंक्ड है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म हम क्या कर रहे हैं, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड, यूपीआई ग्लोबल एक्सपेंशन। ठीक है, तो जहां भी प्रधानमंत्री देखो, आपने देखा होगा जब भी दौरे पे जाते हैं तो किसी ना किसी कंट्री के साथ वो यूपीआई को लिंक कर देते हैं, है ना, जैसे कि हमने सिंगापुर के साथ यूपीआई को लिंक कर दिया, यूएई के साथ, फ्रांस के साथ, नेपाल के साथ, है ना, ऑफरिंग रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। तो वहां पे जो हमारे लोग हैं अगर उनको इंडिया में पैसा भेजना है तो वो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं, वहां से यहाँ के लिए पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, इंपैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज पे जो हमारे ये इनिशिएटिव है। सबसे पहली बात तो इंक्लूसिव डिजिटल गवर्नेंस, यहां पे जो डिजिटल गवर्नेंस होगी वो पूरी दुनिया में इंक्लूसिव होगी, है ना, जैसे हमारे पास कुछ चीज थी, हमने किसको हेल्प करी, इन कंट्रीज को हेल्प करी इनको डेवलप करने में। ठीक है, तो ये भी धीरे धीरे क्या कर पाएंगी, डिजिटल गवर्नेंस में आगे आ पाएंगी ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, चलो इसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्केलेबल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ओपन सोर्स एंड मॉड्यूलर नेचर ऑफ डीपीआई अलाउज कस्टमाइजेशन एट लो कॉस्ट। ठीक है, तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं चीजें, जैसे मान लो आधार का प्लेटफॉर्म हमने इनको दे दिया, है ना, इस तरीके से आधार काम करता है, तो ये क्या करेंगे, अपनी कंट्री में अपने सिटीजन्स का इस तरीके का आधार बनाएंगे, डाटा वगैरह उन्हीं के पास रहेगा, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो वहां पे फिल होती जाएगी। ठीक है, चलो तो इस तरीके से क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव और स्केलेबल सॉल्यूशन है ये। सेकंड, थर्ड चीज क्या करेगा ये भाई, ये करेगा बूस्ट टू साउथ साउथ कॉर्पोरेशन। तो साउथ साउथ जो कॉर्पोरेशन है, जो साउथ साउथ कंट्रीज हैं, उनको आपस में कॉपरेट करने में हेल्प करेगा, टेक्नोलॉजिकली हेल्प करेगा, है ना, ये सारी चीजें होंगी, और इंडिया एज ए लीडर उभरेगा ग्लोबल साउथ का। ठीक है, डिजिटल सॉवरेनिटी एंड ट्रस्ट, डीपीआई रिस्पेक्ट्स डाटा प्राइवेसी एंड लोकल ओनरशिप, ऑफरिंग एथिकल अल्टरनेटिव टू सर्वेलेंस बेस्ड मॉडल। अगर चाइना यहाँ पे ऐसे मॉडल्स प्रोवाइड करेगा तो चाइना अपने पास डाटा रखेगा, बट इंडिया क्या करता है, उन्हीं के पास डाटा रखता है ना, इंडिया को कोई जरूरत नहीं है किसी की सर्वेलेंस करने की। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से क्या होगा, इन कंट्रीज को फायदा होगा, है ना। चलिए तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अगला आपका क्वेश्चन है, क्रिटिकली एसेस इंडियाज रोल इन governance and security of emerging technologies like 5G 6G in the context of global tech diplomacy। ठीक है, तो आप इसकी इंट्रोडक्शन ऐसे लिख सकते हो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक 5G एंड 6G are set to redefine geopolitics, data sovereignty and national security. India as a rising digital power is actively shaping the governance and security of these technologies through टेक डिप्लोमेसी, इंडिजनाइजेशन एंड ग्लोबल कोलिशन बिल्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया का रोल क्या है इन 5G एंड 6G गवर्नेंस। देखो सबसे पहले तो इंडिया अपनी गलतियों से सीख चुका है कि भाई हमको क्या करना है, अब इंडिजनाइजेशन करनी है, मतलब खुद के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, हमको खुद से इनोवेट करना पड़ेगा, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे किया है इंडिजनाइजेशन। इंडिया हैज लॉन्च इंडिजिनियस डेवलपमेंट ऑफ 5G स्टैक, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन वेंडर्स लाइक हुआवे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो हुआवे है इसको सर्वेलेंस के केस में पाया गया है ना, कुछ टाइम पहले इसको पनिश किया गया था यूएसए द्वारा। ठीक है, चलो तो 6G रोड मैप एंड पॉलिसी पुश, तो इंडिया ने अपनी भारत 6G विजन लॉन्च करा है 2023 में,
जिसमें R&D और स्टैंडर्ड सेटिंग की जाएगी आपकी जो ये 6G वाले एरिया है इनमें, ठीक है। सेटअप 6G टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप्स टू लीड रिसर्च इन नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक, ठीक है, ये सारी चीजें करी हैं। ग्लोबल टेक डिप्लोमेसी, देखो इंडिया पार्ट ले रहा है आपका किसमें, फोरम्स में, जैसे कि क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप में है, और साथ में लॉन्च करा है इन्होंने इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, जिसमें एक किस तरीके से इंडिया इन्वॉल्व है। सपोर्ट फॉर ग्लोबल साउथ, और जो इंडिया है वो ग्लोबल साउथ को सपोर्ट भी करता है ना। बेसिकली यहाँ पे देखो इंडिया इज प्रमोटिंग अफोर्डेबल स्केलेबल टेलीकॉम सॉल्यूशंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एनहेंसिंग डिजिटल डिप्लोमेसी, ठीक है। तो ये जो है इंडिया आपके ग्लोबल साउथ को भी इसमें क्या करता है, सपोर्ट करता है इन सारी चीजों में, ठीक है। चलिए अब देखो चैलेंजेस क्या है ना। चैलेंजेस यहाँ पे हैं कि भाई जो इंडियन लेड जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनमें डिले देखने को मिलता है एज कंपैरिजन टू US, चाइना एंड साउथ कोरिया के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें, है ना। लो R&D स्पेंडिंग, अभी भी जो हमारी जो हमारी स्पेंडिंग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो बहुत ज्यादा कम है एंड डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड कंपोनेंट्स, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, है ना, जो भी यूज होते हैं हमारे जो 6G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होंगे, है ना, वो सारे मैक्सिमम हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये एक प्रॉब्लम है। और लैक ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग पावर इन ग्लोबल बॉडीज लाइक थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, तो इन जो स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है इनमें हमारी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। तो ये आपके चैलेंजेस हैं आपके इस सेक्टर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की चैलेंजेस इंडिया फेसेस इन बैलेंसिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन विद एथिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स इन इट्स AI डिप्लोमेसी, ठीक है। देखो दिस क्वेश्चन इज अबाउट AI डिप्लोमेसी। यहां पे पूछा गया है कि भाई इंडिया की AI डिप्लोमेसी को क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप की चैलेंजेस देखो AI डिप्लोमेसी के रिलेटेड। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है डाटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन का, ठीक है। अब देखो इंडिया में खुद ही एक कोई डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, ठीक है। मेड इट डिफिकल्ट टू एंश्योर ट्रस्ट वर्दी AI सिस्टम। देखो अगर AI सिस्टम इंडिया डेवलप करता है, दूसरी कंट्रीज को देता है, डेवलपिंग कंट्रीज को, अब यहां पे वो कंट्रीज बोल सकते हैं ना कि भाई तुम्हारी कंट्री में तो खुद ही कानून नहीं है कोई डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। सेकंड देखो यहाँ पे डिजिटल डिवाइड एंड इंक्लूजन। देखो इंडिया में ना खुद भी प्रॉब्लम है कि जो रूरल एरियाज है वहां तक अभी आपका ये चीजें पहुंच नहीं पाई है, वहां पे लोगों के पास अभी भी फोन नहीं है, वो आउटडेटेड फोन यूज कर रहे हैं। तो ये एक तरफ इंडिया बात कर रहा है कि पूरी दुनिया में AI रेवोल्यूशन ला देंगे, और यहाँ पे खुद के ही लोगों के पास इसके पास क्या नहीं है, AI फैसिलिटीज नहीं है, डिजिटल डिवाइड इतना ज्यादा है, ठीक है। तो ये सेकंड चैलेंज है। थर्ड है लो R&D एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि R&D में इंडिया बहुत कम इन्वेस्ट करता है, और ये जो चीजें हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, ये किससे निकल के आती हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट से ही निकल के आती हैं। तो ये एक चैलेंज है, ठीक है। सेकंड देखो आपका यहाँ पे आगे और देख सकते हो आप, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड नॉर्म बिल्डिंग। इंडिया इज नॉट येट लीडिंग वॉइस इन ग्लोबल AI गवर्नेंस बॉडी लाइक OECD AI ISO लिमिटिंग इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इमर्जिंग नॉर्म्स, ठीक है। तो जितने भी नए नॉर्म्स बन रहे होंगे, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, इंडिया उसमें खास कुछ इन्फ्लुएंस कर नहीं पाएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ग्लोबल AI गवर्नेंस बॉडीज लाइक OECD AI एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए अब देखो रिस्क ऑफ वेपनाइजेशन एंड मिसयूज, ठीक है। कंसर्न ओवर डीफेक सर्वेलेंस साइबर अटैक्स रिक्वायर इंडिया टू बिल्ड रिबर्स्ट सेफगार्ड विदाउट स्टफलिंग AI इनोवेशन, ठीक है। तो अब इंडिया को देखो ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो AI है उसके खतरे भी हैं, मिसयूज भी उसका हो सकता है, जैसे कि डीप फेक्स में हमने देखा। डीप फेक्स में क्या होता है कि जैसे मान लो मेरी फोटो है, मेरी फोटो में आपको आप शाहरुख खान की फोटो चिपका दो या अमिताभ बच्चन की फोटो चिपका दो, आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना, कि भाई आपसे अमिताभ बच्चन बात कर रहा है, शाहरुख खान बात कर रहा है, या फिर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, डीप फेक्स है, इसके कंसर्न्स है, सर्वेलेंस हो सकती है, साइबर अटैक्स हो सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना, रिस्क ऑफ वेपनाइजेशन एंड मिसयूज। अगला है बैलेंसिंग ग्लोबल पार्टनरशिप एंड सॉवरेनिटी, ठीक है। इंडिया मस्ट वॉक ऑन अ फाइन लाइन बिटवीन कोलैबोरेटिंग विद वेस्टर्न AI लीडर्स एंड मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ऐसा ना हो कि भाई जो वेस्टर्न जो लीडर्स हैं, जैसे कि ये चैट GPT की OpenAI हो गया,
इनके साथ, है ना, या फिर इन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस इस हिसाब से ना हो जाए कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है उसको खो दें। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी थीम है वो है टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल ट्रेड। तो ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, अब देखो, एग्जामिन द इवेल्युएशन ऑफ टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी इन क्वाड एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो एवोल्यूशन पूछा गया है आपसे टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी इन क्वाड, कि क्वाड क्या क्या टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी कर रहा है ना, और उसके इम्प्लीकेशंस क्या है इंडिया के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि क्वाड है क्या। क्वाड क्या है? क्वाड की फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें कि 4 कंट्रीज आती हैं आपकी, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। हैज इवॉल्व बियॉन्ड इट्स इनिशियल मैरीटाइम फोकस। जो क्वाड है, अब इनिशियल मैरीटाइम फोकस जो था इनका, पहले इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने की बात करते थे, अब ये टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी को भी इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, दिस शिफ्ट हैज रिफ्लेक्टेड द ग्रोइंग रोल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, सेमीकंडक्टर, 5G 6G, है ना, और आपका क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी इंडो पैसिफिक की नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सही करने के लिए, उस एरिया में रूल बेस्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने के लिए, आज किसकी बात कर रही है? टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी की बात कर रही है। बिकॉज क्यों? क्योंकि आज की डेट में एआई, सेमीकंडक्टर, 5G 6G, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें उभर के आ रही हैं। ठीक है, अब देखो, इससे इंडिया को दोनों अपॉर्चुनिटीज है और चैलेंजेस है। सबसे पहले हमारे को देखना है कि भाई ये है क्या जो क्वाड के थ्रू टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी हो रही है। सबसे पहला तो देखो, ये क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप है। ठीक है, ये क्या करता है? फैसिलिटेट कॉपरेशन इन ट्रस्टेड सप्लाई चेन्स, बायोटेक्नोलॉजी, एआई एंड क्वांटम टेक। सेकंड जो है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन रेजिलियंस है। लॉन्च्ड इनिशिएटिव्स टू सिक्योर चिप मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसको चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिक्योर करने के लिए बनाया गया है, और ताकि आपकी ओवर डिपेंडेंस खत्म हो चाइना के ऊपर से। थर्ड है ओपन रैन 5G डाइवर्सिफिकेशन, प्रमोट ओपन सिक्योर एंड टेलीकॉम आर्किटेक्चर वेयर इंडिया कोलैबोरेट विदाउट रिलाइंग ऑन प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा गवर्नेंस की यहाँ पे बात हो रही है। एनहेंस कॉर्पोरेशन ऑन साइबर थ्रेट्स असेसमेंट एंड क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्रेमवर्क्स। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका एकेडमिक एंड R&D कोलैबोरेशन। क्वाड फेलोशिप प्लेटफॉर्म्स बूस्ट स्टेम रिसर्च, टैलेंट मोबिलिटी एंड एकेडमिक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये आपका क्या है? आपका टेक डिप्लोमेसी जो है क्वाड इस तरीके से इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, आगे देखिए, इंप्लीकेशन ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक, इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं इंडिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी पे, ऑटोनॉमी पे? सबसे पहले देखो, इंडिया को फायदा क्या होगा? इंडिया को कटिंग एज टेक्नोलॉजीज यहां से एकदम से मिल जाएगी विदाउट सिक्योरिटी रिस्क। सेकंड चीज, स्ट्रेंथन डिजिटल प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक स्टार्टअप्स। ठीक है, तो इंडिया के जो डिजिटल, ये जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि आधार है, इस तरह के और भी अगर हमारे को बनाने होंगे तो उसको स्ट्रेंथन करेगा, है ना, और जो एग्जिस्टिंग है उनको भी स्ट्रेंथन करेगा और टेक स्टार्टअप्स को और हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इन इनिशिएटिव के साथ हम जुड़ते हैं, हमारे को ये सेमीकंडक्टर्स टाइम पे मिल रहे हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो आपको सप्लाई चेन्स के लिए यहाँ पे बात बोली गई है। ठीक है, अगर ये चीजें हमारे को टाइम से मिलती हैं, सेमीकंडक्टर्स हमारे को टाइम से मिलता है, तो हम नई चीजें डेवलप कर सकते हैं, एआई चिप्स डेवलप कर सकते हैं, जो कि आगे जाके एआई में यूज होने वाली है। ठीक है, एनहेंस इंडियाज टेक नॉर्म सेटिंग कैपेबिलिटी ऑन द ग्लोबल स्टेज। ठीक है, और इंडिया की जो टेक नॉर्म सेटिंग कैपेबिलिटी है ग्लोबल स्टेज पे, उसको भी एनहांस करेगी। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस है कि भाई प्रेशर टू अलाइ विद वेस्टर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो हमारे को प्रेशर फील करना पड़ेगा कि वेस्टर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से हमारा काम करना पड़ेगा, है ना, जिससे हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थोड़ी खतरे में आ सकती है। रिड्यूस रिस्क ऑफ रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन बायलैटरल टाइज विद चाइना एंड रशिया। ठीक है, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारी ये आपके यूएस से वेस्टर्न कंट्री के साथ हुई तो वहां पे हमारा जो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है रशिया, वो थोड़ा नाराज हो सकता है। चाइना के साथ तो वैसे ही हमारे रिलेशंस नहीं है सही, है ना, और ये दोनों कंट्रीज आपस में क्लोज आ सकती हैं, जो कि रिसेंट टाइम में देखा भी गया है कि काफी ज्यादा क्लोज ये कंट्रीज आ चुकी है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, है ना। पोटेंशियल ओवर डिपेंडेंस ऑन क्वाड सप्लाई चेन्स इफ डाइवर्सिफिकेशन इजंट मेंटेन्ड। ठीक है, तो ओवर डिपेंडेंस हो सकती है हमारी किसके ऊपर?
क्वाड सप्लाई चेन्स के ऊपर अगर हमने अच्छे से डाइवर्सिफाई नहीं किया। मतलब हमको सिर्फ क्वाड पे ही रिलाई नहीं रहना है सप्लाई चेन्स के लिए। मतलब हम अगर हम सेमीकंडक्टर कहीं से मंगा रहे हैं तो हमारे को सिर्फ इसी पे ही रिलाई नहीं होना है, हमारे को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, किसी और कंट्री पे भी, किसी और ग्रुप के साथ भी एंगेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीजें हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है ब्रॉडर इंप्लीकेशन ऑन न्यू मिनीलैटरलिज्म। ठीक है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो है to what extent do emerging mini-lateral groupings such as I2U2 and connectivity initiative like IMEC represent a shift from traditional multilateralism? Discuss with reference to India's foreign policy objectives. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है ना कि भाई वर्ल्ड जो ट्रेडिशनल मल्टीलैटरलिज्म है उससे शिफ्ट कर रहा है टूवर्ड्स ये जो आपका मिनीलैटरलिज्म है। ठीक है, अब देखो ट्रेडिशनल मल्टीलैटरलिज्म में क्या आता था आपका, ये जो यूएन, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ है ना, इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू बातचीत होती थी और चीजों के सॉल्यूशन निकाले जाते थे। बट हाल ही में देखा गया कि ये जो बॉडीज है ना ये एक फेलियर रही है ना वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स है उनको डील करने से, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, कोविड हो गया, ये इसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई भाई। ठीक है, तो अब वर्ल्ड ने क्या करा है कि मूव कर दिया है, अब ये जो कंट्रीज हैं ये मूव कर गई हैं एक मिनीलैटरल प्लेटफॉर्म्स की तरफ, जैसे कि आपका ये हो गया I2U2, क्वाड हो गया है ना, और आपका IMEC हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आप ये सारी चीजें जो है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आप किस में लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। यहाँ पे आप बता सकते हो कि I2U2 क्या है, IMEC क्या है ना, इनके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है तो मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बताऊंगा। अब देखो शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, अब शिफ्ट हो रहा है किसकी तरफ, को शिफ्ट हो रहा है इशू बेस्ड कोलिशन की तरफ, जैसे कि I2U2 जो कि फूड सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी है ना, इनके बारे में बात करता है, एफिशिएंसी एंड एजिलिटी। ठीक है, यहां पे देखो अनलाइक लार्ज मल्टीलैटरल बॉडीज I2U2, IMEC आर क्विक डिसीजन मेकिंग बॉडीज फोकस ऑन इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा जल्दी ज्यादा एफिशिएंसी से काम हो रहा है, इसीलिए वर्ल्ड इसकी तरफ को शिफ्ट हो रहा है ना। जियो इकोनॉमिक्स ओवर जियो पॉलिटिकल फोकस। अब वर्ल्ड जो है ना वो जियो पॉलिटिक्स से थोड़ा थक गया है ना, पीछे आना चाहता है। यहाँ पे लोग क्या बात कर रहे हैं कि भाई हमारे को इकोनॉमिकली थोड़ा ज्यादा फायदा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे IMEC exemplify infrastructure driven diplomacy prioritizing economic corridors over ideological and military alliances। जैसे जो पहले अलायंसेस बनते थे जैसे USSR था वो पूरा आपका कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे था। ठीक है, तो ये जो US वाली कंट्रीज थी, नेटो है, पूरा कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पे है। पर ये जो न्यू जो आपके ये आप देख रहे हो I2U2 वगैरह, IMEC वगैरह, ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, यहाँ पे क्या है इकोनॉमिक जो है आपकी कंसिडरेशन ज्यादा है। ठीक है, अलाइनमेंट विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, तो ये सारी चीजें जो है इंडिया फॉरेन पॉलिसी के साथ किस हिसाब से अलाइन करती है ना। देखो यहाँ पे पहली बात होती है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। पार्टिसिपेशन इन I2U2 एंड IMEC अनेबल इंडिया टू एंगेज टू एंगेज मेजर पावर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स नॉन अलाइनमेंट डॉक्ट्रिन। ठीक है, अब देखो इनके साथ जुड़ के वही बात बार बार रिपीट हो रही है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म नहीं होगी। ठीक है, सेकंड चीज साउथ साउथ कॉर्पोरेशन। ठीक है, वही बात कि साउथ साउथ की जो कंट्रीज है आपस में कॉपरेट करेंगी है ना, और जिससे उनको भी फायदा होगा, हमारे को भी फायदा होगा। हमारे को क्या फायदा कि हम ग्लोबल साउथ का लीडर बन के उभरेंगे, उनको फायदा कि वहां पे आपकी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे कि आधार हो गया, UPI पेमेंट्स, इस तरह के उनके खुद के डेवलप होंगे। ठीक है, तो उनको ये फायदा होगा। ठीक है, चलो आगे देखो काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, तो इस तरह के इनिशिएटिव जो है जैसे IMEC हो गया वो आपका एक ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ना, जो आपका ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से रिलेटेड। ठीक है, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी। ठीक है, दीज प्लेटफॉर्म्स हेल्प इंडिया एक्सेस कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मार्केट्स वाइल शेपिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स। देखो इकोनॉमिकली भी हमारे को फायदा होगा, कैसे है ना, कि इन कंट्रीज के साथ IMEC के थ्रू हम जुड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स लगेंगे जिसमें इंडियन कंपनी बिड कर सकती है। ठीक है, उस तरीके से हमारे को फायदा होगा। टेक्नोलॉजी में हम पार्टनरशिप कर सकते हैं इन कंट्रीज के साथ। ठीक है, उस तरीके से हमारे को फायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं है ना, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और हर बार हर क्लास में आपको 5 एडिशनल क्वेश्चन दिए जाते हैं है ना। ये आपके 5 एडिशनल क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स घुमारवी है ना,
चंडीगढ़, शिमला, यहाँ पे आके लिख सकते हो। आपको लाइव फीडबैक दे दिया जाएगा टीचर के द्वारा। आप अपने आंसर सबमिट करो और अगले दिन आपको चेक करके वो आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप वहां पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। ये कैसे कर सकते हो, घर पे आपने लिख दिया आंसर, है ना, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, हमारे को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ लिंक है उस पे आप ये आंसर्स भेजो। हमारी जो टीम है वो प्रॉपर उसको चेक करके आपको प्रॉपर फीडबैक देगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे और थीम्स जो है जो बन सकती हैं, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।